नमस्कार साथियों। मैं वैद्य तैयब राजा, संस्थापक आगाज फाउंडेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने, आपने और हमारी संस्था ने मिलकर चरक जयंती के शुभ अवसर पर चरक सप्ताह का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य 7 दिन 7 गुरुओं से सानिध्य प्राप्त करना है, जिससे कि आप में और हम में आयुर्वेद के प्रति स्नेह और श्रद्धा और बढ़ेगी। जैसे कि आपको पता है कि आज चरक सप्ताह का द्वितीय दिन है और द्वितीय दिन के शुभ अवसर पर हमारे साथ वैद्य नवीन जोशी सर उपस्थित हैं। हमारा सौभाग्य है। मैं सर का अभिनंदन करता हूं, सर का स्वागत करता हूं और सर को धन्यवाद देता हूं। सर ने अपना कीमती समय हमको दिया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, नाड़ी और मर्म के सर अंतर्राष्ट्रीय गुरु हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सर से नाड़ी विज्ञान की बात सुनेंगे, सीखेंगे। और समय नहीं व्यर्थ करते हुए मैं धन्यवाद दूंगा निरोग स्ट्रीट टीम का भी, कि जिन्होंने पूरा सब कुछ डिजिटल किया है। कल की दिक्कतों के बाद आज हम लोग आए हैं और मैं उनका धन्यवाद कि आज ऐसा कोई भी अभी तक गिलिच नहीं है और ना ही रहेगा। मैम ने ऐसा आश्वासन भी दिया है और सबको कल के लिए माफी भी चाहेंगे जो गिलिच रहा है। लेकिन आपका इतना अच्छा रेस्पॉन्स है, इतने सारे रजिस्ट्रेशन है, 4,000 से ज्यादा लोग चरस्ता को ज्वाइन कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो चीजें हो सकती हैं कि ऊपर नीचे हो जाएं। और समय को अविलंब ना करते हुए मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, सर का धन्यवाद करता हूँ। सर ने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार। जी, थैंक यू, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी सर, बिल्कुल। नमस्कार सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो है चरक सप्ताह के कार्यक्रम पर मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। और मैं, जैसा कि आपने मेरा परिचय दिया, मैं वैद्य नवीन जोशी हूँ। मैं यहाँ उत्तराखंड से हूँ, देहरादून से। और तकरीबन मैं नाड़ी और वर्म विद्या को सिखाता हूँ लोगों को, और 25-30 हज़ार लोगों को अभी तक, चिकित्सकों को और तमाम सारे साधकों को मैंने सिखाया है। तो निरोग स्ट्रीट की टीम और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन कि आपने हमें बुलाया। मैं यहाँ पर आपको नाड़ी, मेरे जैसी शायद आपसे चर्चा हुई है, मेरा जो इस वक्त जो थीम रहेगा वो नाड़ी विद्या पे ही रहेगा। और मैं उसी पर अपना आपको व्याख्यान दूंगा। तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ अब। थैंक यू। वैद्य स्नेहल जी बहुत बहुत धन्यवाद, और वैद्य तैयब जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नाड़ी जो परीक्षा है, नाड़ी जो विद्या है, ये एक अद्भुत विद्या है। और इस विद्या को लोग ये कहते हैं कि ये विद्या, हमारे आयुर्वेद के भी बहुत सारे लोग इस बात को मानते नहीं हैं कि ये विद्या काम भी करती है, नहीं करती है। नाड़ी विद्या कैसे इफेक्टिव हो सकती है, नाड़ी विद्या डायग्नोसिस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये बात शायद हम लोग जब ग्रेजुएशंस कर रहे थे तो शायद हमें इस प्रकार से समझाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया। और शायद मुझे लगता है कि इस बात की बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है कि इस विद्या को अच्छी तरह से समझा जाए। अगर इसका रेफरेंस देखें आप, तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। अगर आप पूछेंगे कि सर चरक सुश्रुत और वाग्भट में तो कहीं भी नाड़ी परीक्षा जैसे विषय का वर्णन तो मिलता ही नहीं है। आपकी बात सही है। दर्शन, प्रश्न और स्पर्श, ये 3 परीक्षाएं हैं। यदि आप यूं कहें तो त्रिविध परीक्षा में जो दर्शन और स्पर्श परीक्षा है, उसी में इसका अंतर्भाव नाड़ी परीक्षा का हो जाता है। लेकिन बहुत पुराने समय से ही नाड़ी परीक्षा की जाती थी। अगर आप, गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। यदि आप रेफरेंसेस देखेंगे तो आपको रावण का ग्रंथ है, जिसमें रावण ने नाड़ी विद्या के बारे में बहुत सारी बातें लिखी। ऐसे ही कणाद ने भी नाड़ी परीक्षा के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो रावण थे, जिन्होंने कहा कि अंगुष्ठ मूल आदि पश्चिम भाग मध्यम नाड़ी प्रभंजन गति सप्तम परीक्षय, यानी अंगूठे के मूल के आदि पश्चिम भाग के मध्य में देखो और नाड़ी का परीक्षण करो। क्योंकि मेरी क्लासेस जूम पे होती हैं तो वहाँ पर कुछ अलग एक फॉर्मेट होता है। यहाँ पे निरोग स्ट्रीट पे है तो फॉर्मेट अलग है। मुझे नहीं मालूम है कि आप कैमरा ऑन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, शायद ये वेबिनार है। लेकिन अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो आप सभी चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अंगुष्ठ मूल आदि पश्चिम भाग मध्यम, देखिए दिख रहा है आपको तो यस कहिएगा। सर यू आर नॉट ऑडिबल, आप बताएंगे। अगर आप यहाँ चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, आपका चैट बॉक्स में आप रिस्पांस देंगे। देखिए आप सबने, मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा आज। आप मेरे नवीन जोशी यूट्यूब चैनल पे जाओ, ऐसे असंख्य वीडियो हैं जिनमें मैंने नाड़ी परीक्षा के बारे में बताया हुआ है। नाड़ी के लाइव केसेस, रिकॉर्डेड केसेस मैंने वहाँ डाले हुए हैं, उसको आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। लेकिन आप सभी ने जो है मॉडर्न साइंस में
पल्स डायग्नोसिस के रूप में सुना होगा कि पल्स देखते हैं, पल्स नहीं। बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि भाई नाड़ी परीक्षा क्या होती है, ये तो रेडियल आर्टरी की पल्सेशन है। मानते हैं, आप भी शायद यही मानते हैं ना कि ये रेडियल आर्टरी की पल्सेशन है। लेकिन मैं आपको अभी साबित करके दिखाऊंगा कि ये रेडियल आर्टरी की पल्सेशन नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे आयुर्वेद के आयुर्वेदाचार्य शायद ये पूछते हैं कि हमने वात, पित्त और कफ को नहीं देखा, नहीं है ना आरती जी, धन्या जी। हम लोग ये मत समझते हैं कि वात, पित्त, कफ कहाँ है। वात, पित्त, कफ कहते हैं ना, वात के गुण रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर। पित्त के गुण देखो तो उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर, कटु। और कफ के गुण देखो तो गुरु, मंद, स्थिर, लक्षण, पिक्षिल। कहाँ है वात, पित्त, कफ? नहीं, आपके मन में सवाल तो आता होगा ना कि हमने पढ़ लिया प्रियत्रयी ग्रंथों में, पर है कहाँ वो? देखना चाहेंगे आप? बताइए, यहाँ चैट बॉक्स में लिखिए। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको नाड़ी में दिखाता हूँ। चलिए, आप चैट बॉक्स में लिखिए, यस, मैं आपको दिखाता हूँ। 448 लोग हैं, देखिए यहाँ पे। अगर 48 लोगों ने भी इस सेशन में कुछ न कुछ सीख के गए आप, मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूंगा क्योंकि मेरे समय बहुत व्यस्त रहता है मेरा। तो आज रविवार को भी मैं सुबह से ही व्यस्त हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स देखने होते हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं। तो आप सब देखना चाहेंगे नाड़ी में वात, पित्त, कफ, तो बताइए। आप सब जानते हैं कि इस रेडियल आर्टरी की जो पल्सेशन होती है वो या तो 72 होती है, या 76 होती है, या 78 होती है, ऐसी तो होती है ना रेडियल आर्टरी की पल्सेशन। आप सब यही जानते हैं ना कि रेडियल आर्टरी की पल्सेशन तो फिक्स होती है ना, यही मानते हैं आप ना। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि रेडियल आर्टरी की पल्सेशन तीनों उंगलियों पर अलग अलग होती है। चलिए, आप सब अपना 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 जो है अपना हाथ सीधा करिए। मैं कैमरा नहीं देख पा रहा हूँ आपका, मैं होप कि आप ऐसा कर रहे होंगे। रावण ने कहा है कि अंगुष्ठ मूल आदि पश्चिम भाग मध्यम, तो अंगूठे के मूल पे आइए और इसके आदि पश्चिम भाग, आदि पश्चिम भाग का मतलब है कि आपने थोड़ा सा पश्चिम चलना है। पश्चिम का अर्थ यह है कि आपने एक अंगुल का गैप देना है और यहाँ तर्जनी रखनी है, यहाँ मध्यमा रखना है और यहाँ नामिका रखना है। रख दिया आपने तो यस लिखिएगा। देखिए आप पोजीशनिंग देखिए, ये तीनों उंगलियां हमारे कैमरा हैं, ये तीनों उंगलियां हमारी कैमरा हैं। और हम नाड़ी पढ़ते नहीं हैं, हम नाड़ी को क्या करते हैं, देखते हैं। वी ऑब्जर्व द पल्स, हम उसको अपनी उंगली में लाई हुई आंखों से नाड़ी को देखते हैं। ठीक है, नाड़ी पढ़ते हैं कहीं नहीं सुना होगा आपने, नाड़ी देखते हैं यही सुना होगा आपने। तो उंगली की, मैं अपनी उंगली की आंखों से नाड़ी को हम देखते हैं। तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी तीनों फिंगर्स में आना चाहिए। यानी आप अगर ये माने कि ये आपकी जो उंगलियां हैं ये आपके लिए भगवान ने दिए हुए, ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने दिए हुए आपको कैमरे हैं। हजारों साल पहले अगर आप माने तो आज का जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है इसका इतिहास कितना है, 1500 साल। चरक, सुश्रुत और वाग्भट का काल कितना है, 5000 साल। नहीं, आज जो आपके पास चरक, सुश्रुत और वाग्भट जो ग्रंथ हैं वो भी पूर्ण नहीं है। आप जानते हैं चरक सुश्रुत का उत्तर तंत्र बाद में जोड़ा गया। इसीलिए मैं जो हमारे संहिता ग्रंथ हैं इनका अध्ययन करो, इनका मंदिर मत बनाओ, इनको पूजा मत करो। ये मेडिकल साइंस है, ये हमेशा से इसमें बहुत सारी चीजें रह गई। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि चरक, सुश्रुत और वाग्भट जी को नाड़ी परीक्षा नहीं आती थी। यदि वो वैद्य थे तो उनको भी नाड़ी परीक्षा आती थी। शायद हम उन ग्रंथ के हिस्सों को सहेज नहीं पाए, इसीलिए हमें उनमें रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं। लेकिन आप सब कितना साल पुराना रामायण काल को मानते होंगे, जरा बताइए चैट बॉक्स में। इधर मैं देख रहा हूँ बड़े धड़ाधड़ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो कितना साल पुराना आप मानते हैं रामायण काल को, कितना साल पुराना मानते, बताइए चैट बॉक्स में लिखिए ना। 2000 साल, 3000 साल, 4000 साल, 5000 साल, 75000 साल, 7500 साल, कितना पुराना मानते? आप ये तो मानते होंगे कि चरक, सुश्रुत और वाग्भट के काल से कई हजार साल पुराने, कई हजार साल पुराने, 30,000 साल, आप 50,000 भी कह सकते हैं। तो क्या रावण ने लिखा है कि अंगुष्ठ मूल अधिपश्चिम भाग मध्यम नाड़ी प्रभंजन गति सततम परीक्षय।
नाड़ी परीक्षा करने के लिए अंगूठे के मूल के अधिपश्चिम भाग के मध्य में जाओ और तीनों उंगलियों से नाड़ी परीक्षा करो। यानी 40-50 हजार साल पहले, कितना भी आप पहले कहें तो ये ज्ञान था। यानी चरक, सुश्रुत और वाग्भट से बहुत पुराना ज्ञान है ये। चरक, सुश्रुत और वाग्भट का काल 5000 साल है, लेकिन हमारी जो सनातन परंपरा थी, जो हमारी वैदिक परंपरा थी, इसका पुराना इतिहास है। इसीलिए इन संहिता ग्रंथों को इनकम्प्लीट मानिए, ये कंप्लीट नहीं है, ये बहुत इनकम्प्लीट है और इन पे बहुत सारे दर्शनों का प्रभाव है। इसीलिए इन्हें पूजिए मत, क्योंकि इस पे चारवाक का भी दर्शन का प्रभाव है। जानते हैं आप चारवाक कौन थे? चारवाक भगवान को मानते ही नहीं थे। चारवाक कहते थे यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये चारवाक कहते थे। आपको मालूम है आयुर्वेद में चारवाक के दर्शन का भी प्रभाव, नास्तिक दर्शन का भी प्रभाव है, अष्टांग संग्रह में बुद्ध दर्शन का प्रभाव। तो दर्शनों का विभिन्न समय में प्रभाव हुआ और ऐसे ही वैशेषिक दर्शन के एक प्रणेता थे जिनका नाम था कणाद। कणाद ने सबसे पहले नाड़ी परीक्षा के बारे में उल्लेख किया है। तो कणाद भी ये कहते हैं कि मेरे आराध्य शिव हैं जिनसे मैंने नाड़ी परीक्षा सीखा। जानते हैं आप, लेकिन आप आयुर्वेद में कहीं नहीं पढ़ते होंगे। आयुर्वेद का उद्गम कहाँ से पढ़ते हैं आप? ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, भारद्वाज, यही तो पढ़ते हैं ना। लेकिन ये सारी जो विद्याएं हैं, चाहे नाड़ी विद्या है, चाहे मर्म विद्या है, चाहे रसायन विद्या है, चाहे योग है, इन सब के प्रणेता वो आदिदेव महादेव, वैद्यों के नाथ। तो रावण भी भक्त था। जी हाँ, रावण भी भक्त था। तो रावण ने ये ज्ञान भगवान शिव से सीखा और रावण ने सबसे पहले कहा कि अंगूठे के मूल के आदि पश्चिम भाग के मध्य में जो नाड़ी फड़कती है वही नाड़ी जीव साक्षी। यानी अगर आपको से कोई पूछे कि अगर हम जिंदा हैं या मर गए, इसकी पहचान किससे होती है? नाड़ी से होती है। और ये बात 50,000 60,000 साल पहले रावण को मालूम था। तो फिर आज का आधुनिक विज्ञान अगर पल्स देख करके किसी को लिविंग और डेड बताता है तो कौन सा बड़ा काम करता है, बताइए आप। तो हमारे जो विद्या, हमारे जो आचार्य थे, हमारी जो संहिताएं थी, वो ज्यादा ऑथेंटिक थी या नहीं थी? बहुत सारे आपके एलोपैथिक डॉक्टर्स या एलोपैथिक साइंस को मानने वाले कहते हैं कि आप हमारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं कर सकते, आप अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते, आप एक्सरे नहीं कर सकते, आप ईसीजी नहीं कर सकते। तो ये तो ज्ञान रावण ने दिया ना कि तीनों उंगलियों को लगा के नाड़ी परीक्षा करो। तो फिर इस पर पेटेंट किसका होना चाहिए? यहाँ चैट बॉक्स में लिखिए ना। आपकी चैट्स नहीं आ रही, केवल लेफ्ट राइट आ रहा है इसमें, ऐसे मजा नहीं आता है। आपकी चैट्स नहीं आ रही है, इंटरेक्शन नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। केवल आप ज्वाइन कर रहे हैं और लीव कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं लीव कर रहे हैं, नहीं, खाली ज्वाइन और लीव हो रहा है। यानी हमारा पेटेंट है इस पे, हाँ इस पे हमारा पेटेंट है। इस पे जिस विद्या के बारे में रावण ने सबसे पहले कहा उस पर किसका पेटेंट है? हमारा पेटेंट। तो आपको प्राउड होना चाहिए। पर दिक्कत क्या हुई ना, हमें अपनी विद्या पे प्राउड ही नहीं है। हम क्वेश्चन मार्क करते हैं कि नाड़ी परीक्षा से कैसे देखा जा सकता। बहुत सारे वैद्यों के मन में शंका होगी क्योंकि उनके गुरुओं ने उन्हें सिखाया ही नहीं। बहुत सारे वैद्यों को मर्म विद्या पे शंका होगी क्योंकि उनको आता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे गुरुओं से उन्होंने पढ़ा है जिनको ये आता ही नहीं था नाड़ी देखना, जिनको मर्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो वो मूढ़ गुरुओं के मूढ़ शिष्य आज मर्म विद्या को मार्यन्तीति मर्माणी की तरह समझते हैं और नाड़ी विद्या पर भी प्रश्न उठाते हैं कि ये तो एक फेक नॉलेज है। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप अपनी तर्जनी उंगली अंगूठे के मूल के नीचे रखिए। चलिए रखिए, यस करिए, यहाँ पे तीनों उंगलियों को यहाँ रखिए और आप इंडेक्स पर पूरी पल्स काउंट करिए 1 मिनट, पूरी पल्स 1 मिनट काउंट करिए यहाँ पे। चलिए काउंट करके अपने नोटबुक में लिखिए, अपने नोटबुक में लिखिए। एक्चुअली यहाँ बहुत सारा लोग लेफ्ट राइट लिख रहे हैं ना, तो मैसेज आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसे में तो केवल आपको मैं टेलर ही दिखा पाऊंगा, केवल लेफ्ट है और राइट है। इसको बेहतर होता है कि इसको मैं नीरव स्ट्रीट से अनुरोध करूंगा कि इसको आप थोड़ा सा इम्प्रूव करिए। ये केवल लेफ्ट राइट है इसमें,
कोई इंटरेक्शन नहीं है पार्टिसिपेंट से हमारा। देखिए खाली लेफ्ट आ रहा है और राइट आ रहा है, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं है इसमें, तो मुझे क्या पता मैं किसको सिखा रहा हूँ। वैद्य स्नेहल जी बताइए। जी सर, वो 80 पार्टिसिपेंट्स हैं पर इंटरेक्शन किसी से है ही नहीं, वो टाइप करने के लिए जब बैक जाते हैं ना, मोबाइल से ज्वाइन करते हैं, इसलिए वो लेफ्ट राइट बता रहा है, लेफ्ट और ज्वाइन बताते हैं बार बार। बाकी सब कैसे लोग पता यहाँ चलेगा पे कि मैं इनको कुछ सिखा रहा हूँ, इनके पल्ले पड़ भी रहा है नहीं पड़ रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं नहीं, ऐसा यहाँ पे टीचर नहीं मैसेज हूँ, मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि सेमिनार में आया और प्रेजेंटेशन दिया और लोग सो के चले गए। मेरे सेशंस रोज होते हैं और मेरे सेशंस में 100-150 लोग जुड़ते हैं, लाइव सेशंस होते हैं जूम पे और मैं सारे लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। तो मुझे ये पता ही नहीं चल रहा है कोई मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ उनको क्या समझ में आ रहा है। तो ये तो मुझे लगता है कि सर, ये चैट बॉक्स में आ रहा है, ये बता रहे हैं सर पल्ले पड़ रहा है अच्छा चलिए और पल्ले पड़ रहा है कर आपको। रहे। चलिए हाँ, आप कर सभी रहे हैं अपने सर। ठीक है ये आ रही है, अपना देख पास के लेफ्ट और राइट आ रहा है, तो इसका इंटरफेस थोड़ा ठीक कीजिए अगर इसको और ज्यादा इम्प्रूव श्योर श्योर करें सर, जरूर है बिल्कुल। जी। तो यहाँ पे थैंक यू। देखिए अभी किसी का कुछ आया है, वो मुझे लगता है कि अगर इंडेक्स फिंगर पर आप देख रहे होंगे तो आप अपनी पल्स को काउंट करिए, पूरे 1 मिनट काउंट करिए, पूरे 1 मिनट तक अपनी नाड़ी को काउंट करिए। क्या मैं आपको नाड़ी काउंट करने में मदद करूं आपकी? अपनी घड़ी सामने रखिए और पूरे 1 मिनट तक तर्जनी उंगली के नीचे आ रही नाड़ी को काउंट करिए। क्योंकि मेरे इस तरफ तो चैट्स आ रहे हैं, वो यस 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 करके रुक गए हैं, और इधर लेफ्ट राइट हो रहा है तो चैट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे। चलिए कोई बात नहीं, तो आप काउंट करेंगे अपनी नाड़ी, क्योंकि देखिए ये प्रैक्टिकल सेशन है, मैं केवल यहाँ पर पीपीटी दिखाऊं और आपको बता दूं इतनी बड़ी बड़ी बातें, तो कोई मजा नहीं आएगा। नाड़ी और मर्म बिल्कुल प्रैक्टिकल है, तो आप सभी जरा काउंट करिए। सर, ये काउंट आ रहे हैं, 86 बता रहा है, कोई 95 मुझे बता तो रहा है, दिख ही नहीं रहा, 76, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? 88 बता अच्छा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो बता रही है मैडम जी को दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा शायद। तो अब आप मिडिल पे काउंट करिए 1 मिनट, देखिए मध्यमा उंगली पर काउंट करिए, मिडिल फिंगर पर। चैट बॉक्स को किधर देखते हैं बताओ मुझे यार, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स। इधर लेफ्ट आ रहा है, हाँ 84 आया रोहित कुमार जी का, हाँ बड़ी मुश्किल से आया। रोहित जी का आपका 84 है। चलिए आप मिडिल पे काउंट करिए रोहित जी, आप मिडिल फिंगर पे काउंट करिए, मिडिल फिंगर पर 1 मिनट तक अपनी नाड़ी काउंट करिए। हाँ देखिए कोई 125 बता रहे हैं, कोई 66 बता रहे हैं, पर कहाँ बता रहे हैं, मिडिल में देखा, इंडेक्स पे देखा, पता नहीं। तो चलिए आपने इंडेक्स पे पहले काउंट करिए पूरे 1 मिनट, फिर मिडिल पे काउंट करिए पूरा 1 मिनट, और फिर रिंग पे काउंट करिए पूरी 1 मिनट। और देखिए इन तीनों में रेट ऑफ पल्स क्या है। देखिए आप 3 मिनट का आपको समय दिया गया है, आप इन 3 मिनटों में इसको चेक कीजिए और देखिए कि आपका कितना आ रहा है तीनों में। क्या तीनों में एक ही आ रहा है? मिडिल पर किसी ने 71 लिखा। देखिए आप देखिए, आपको तीनों उंगलियों में 3 अलग-अलग रेट्स मिल रहे होंगे। आप देखिए, मिल रहे हैं तो यस लिखिए, यहाँ पे वो मैडम बताएंगी कि यस कह रहे हैं या नो कह रहे हैं। हाँ जी सर, एक अभिजीत ने मैसेज किया है, मिडल में 98 है, इंडेक्स में 72 है और रिंग फिंगर पे 80 है। 80 है, यानी इनके मिडिल फिंगर पर नाड़ी ज्यादा है। ये देखा आपने, जिन्होंने भी ये लिखा उनको तीनों उंगलियों पर 3 अलग-अलग रेट्स मिले कि नहीं मिले बताइए आप। तो मॉडर्न साइंस तो मानता ही नहीं है इस चीज को, वो तो कहता है कि ये रेडियल आर्टरी है, इस पे तो एक ही पल्सेशन होता है, फिर ये 3 क्यों आ रहे हैं बताइए आप जरा सा। मैडम हेल्प कीजिएगा यहाँ चैट में, मैंने इनसे सवाल पूछा है कि रेडियल आर्टरी तो एक है, फिर ये नाड़ी में 3 अलग-अलग स्पंदन क्यों आ रहे हैं? जरा जवाब देंगे आप, जो यहाँ पे आपके पार्टिसिपेंट से कोई इंटेलिजेंट होगा, आप विज्ञान के हिसाब से जवाब देके समझा दीजिए मुझे। जी कुछ बता रहे हैं कोई तो बताइएगा। अच्छा प्रकृति अभी लिख सर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, एक आंसर आया है प्रकृति की वजह से। प्रकृति की वजह से। अच्छा ये प्रकृति क्या होती है? प्रकृति से क्या मतलब है इसका? प्रकृति क्या होती है? प्रकृति से क्या मतलब है इसका? मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे रावण ने हजारों साल पहले इसके लिए लिखा, आदौ च बहते वातः मध्यम पित्तम तथैव च अन्ते तू बहते श्लेष्मा। क्या बोला? आगे आगे चलने वाला वात है, बीच में चलने वाला पित्त है और अंत में चलने वाला कफ है। तो बताइए ये वात पित्त कफ
आप जो समझते हैं ये 5000 साल पहले के ग्रंथों को आप पढ़ते हैं। रावण का लिखा हुआ नाड़ी तंत्र का, रावण का डॉक्यूमेंटेड बुक 50,000 साल पुराना है। 50,000 साल पहले ये बात कही गई कि आगे चलने वाला वात है, बीच में चलने वाला पित्त है और अंत में चलने वाला कफ है। तो हृदय से रक्त नलिकाओं में, नाड़ी में, आपकी आर्टरी में ब्लड जाता है। हृदय से ये ब्लड हमारे अंगूठे की तरफ जाता है। यदि आप हृदय को ओरिजिनल स्टेशन मान लीजिए और आप अपने अंगूठे को फाइनल डेस्टिनेशन मान लीजिए और एक ट्रेन चल रही है, तो उसका इंजन किधर होगा? इंजन आगे होगा, आदौ च बहते वात। उसका बीच वाला डिब्बा पित्त है और अंत वाला जो ब्रेक वाहन और लगेज वैन है वो कफ है। यही चीज आपको नाड़ी में दिखती है। हजारों साल पहले ये कहा गया कि जो आगे चलता है वो वात है, और इसी बात को हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने कहा नियंता प्रणेता च मनसा, यानी जो नेता है वो वात है, तो नेता हमेशा आगे चलता है। पित्त जो है वो बीच में रहता है। हाँ, और जो सबसे पीछे, जैसे ट्रेन में आपकी लगेज लेके जाने वाला कफ जो है वो हमेशा लास्ट में होता है। इस बात को रावण ने कहा आदौ च बहते वातः मध्यम पित्तम तथैव च अन्ते तु बहते श्लेष्मा। अब आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि वात और पित्त और कफ को नाड़ी के शब्दों में इनकी सामान्य गति को कैसे समझाया गया। तो वात जो है वो सर्प के समान चलता है। सर्प हमेशा हॉरिजॉन्टली क्रीप करता है, ऐसे ऐसे। सांप कभी ऐसे ऐसे चलते हुए देखा आपने? कभी नहीं चलते देखा हो। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। सर्प से उदाहरण देने का मतलब रावण और कणाद का ये कतई नहीं था कि आपकी नाड़ी में कोई सांप चल रहा है। सर्प का उदाहरण इसीलिए दिया गया क्योंकि वात के गुणों से सर्प के गुणों में समानता है। अगर आप देखें तो वात के गुण क्या है? रुक्ष। सांप कभी देखा आपने? अगर आप सांप को टच करेंगे ना, तो सांप के जो वेंट्रल पार्ट है वहां पर वेस्टिजियल लिम्स होते हैं और वो रफनेस आपको दिखेगी। शीतता, सांप एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। रुक्ष शीत लघु, सांप कहीं भी घुस जाता है, जगह मिल जाए तो घुस जाता है। सूक्ष्म, वो कहीं पर भी जाकर के, कहीं बिल में जाके घुस सकता है, कहीं पर भी निकल सकता है। विशद, वो डिस्पर्स हो सकता है। और खर, ये गुणवाद के बताए गए। और ये सांप के, इसकी ग्राफ को सांप के रूप में प्रेजेंट किया गया जो इरेगुलरली मूव करता है। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, जो इरेगुलर मूवमेंट है, जिसमें रुक्षता है, शीतलता है, सूक्ष्मता है, चलता है, विशदता है, खरता है, ये आपको तर्जनी में मिलती है यदि आपकी नाड़ी सामान्य है। तो वात के बढ़ने पे सांप तेज भागेगा, वात के घटने पे सांप धीमा चलेगा, लेकिन सांप कभी उछलेगा नहीं। लेकिन बीच में आप अपनी नाड़ी देखेंगे तो वो उछल रही होगी, कूद रही होगी, जैसे कि एक मेढक कूद रहा है। देखिए आप अपनी नाड़ी मध्यमा पे, वो कूद के आ रही होगी, यानी कूदने वाली नाड़ी हमें मध्यम कर्वेचर पर मिलती है। और देखिए आप क्या गुण बताए हैं? उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर और कटु। ये सारे गुण अग्नि महाभूत के होते हैं। यदि आप एक दिए को देखेंगे, दिए की लौ को, तो वो भी ऊपर की तरफ जाती है और एक मंडूक के समान वाला ग्राफ बनाती है। मेढक को हमेशा देखेंगे तो वो कंटिन्यूअसली एक ही एम्पलीट्यूड से रेगुलरली जो है वो लीप करता है। देखेंगे आप कभी मेढक आपने देखा होगा तो मंडूक गति का अर्थ है कि एक ही पैटर्न में लीप करना, यानी कि जो ऊपर की तरफ वर्टिकल एक्सिस में जो मूवमेंट आ रही हो, उसे हजारों साल पहले रावण ने मंडूक गति कहा। और रावण ने भी क्या कहा? वो तो भगवान शिव का ज्ञान। तीसरी उंगली जो आपकी अनामिका उंगली है, वहां नाड़ी या तो आपको मिल ही नहीं रही होगी, आप गौर से देखिए, या फिर नाड़ी बहुत मंद होगी। उसे कहा गुरु, उसे कहा मंद, उसे कहा स्थिर, उसे कहा श्लक्षण, उसे कहा तीक्ष्ण। ये गुणों के आधार पर ये तीनों चीजें आपको नाड़ी में दिखती है। आप देखिए आपके अनामिका उंगली पर नाड़ी आपको मिल नहीं रही होगी, आप गौर से देखिए। तो जब वात बढ़ेगा तो सांप तेजी से भागेगा, जब पित्त बढ़ेगा तो मेढक तेजी से उछलेगा। लेकिन मेरा सवाल अगर आपने उत्तर दे दिया, जब कफ बढ़ेगा
तो नाड़ी में क्या होगा? चलो जी चैट बॉक्स में लिखो। कफ बढ़ेगा तो क्या होगा? भाई वात बढ़ेगा तो सांप तेजी से रेंगेगा, पित्त बढ़ेगा तो मंडूक तेजी से उछलेगा, और जब कफ बढ़ेगा तो क्या होगा? हाँ जी बताओ बताओ। हंस हंस गति आएगा। गति। अच्छा, हंस गति आएगी तो गति कैसी होगी? बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ जाएगी, या घट जाएगी, या मंद हो जाएगी? हाँ वेरी नाइस, कुछ ने जवाब दिया, या मंद हो जाएगी। अधिकांश वैद्यों को ये मालूम ही नहीं है कफ बढ़ेगा तो नाड़ी की गति मंद हो जाएगी। हाँ, क्योंकि कफ के गुण हैं गुरु, मंद, स्थिर, श्लक्षण और पिक्षल। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। उस हंस और धीमा चलने लग जाएगा। वैसे भी हंस को शांत, श्वेत, भारीपन लिए हुए आराम से चलने वाला एक जलीय जलचर प्राणी के रूप में जाना जाता है। और जब ये उसके गुण और बढ़ेंगे तो नाड़ी क्या हो जाएगी? और मंद हो जाएगी। तो ये नाड़ी की सामान्य गतियां, यानी अगर सामान्य रूप से वात है तो सर्प गति, यदि सामान्य रूप से पित्त है तो बंडूक गति है, और सामान्य रूप से हंस है तो कफ की गति। अब आप तीनों गतियों को जोड़ते हैं एक बार। चलिए अब हम जोड़ देते हैं। तो ये वात की गति है, ये पित्त की गति है, और ये कफ की गति। ठीक है, तो आप देखो मैं यहां से जोड़ के दिखा रहा हूं। ये हंस है, ये बंदूक है, और ये सर्प है। फिर से देखो इधर से, ये हंस है, ये बंदूक है, और ये सर्प है। फिर से देखो, ये कफ है, ये पित्त है, और ये वात है। क्या बन रहा है जरा बताओ चैट बॉक्स में। फिर से देखो आप, ये हंस है, ये पित्त है, मंडूक है, और ये सर्प है। क्या बन रहा है? ईसीजी बन रहा है ना। अब आपने 12 अभी 1000 100 200 साल पहले, मुझे लगता है कि 50 60 साल 100 साल पहले ये ईसीजी को डेवलप किया होगा। नहीं, ये रावण जी का तो काल 60,000 से पहले है ना, तो उनको तो ये ईसीजी की वेव्स तो उनके दिमाग में उसी समय दिख रही थी नाड़ी पे ना। तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट थे, या आज आपने इंस्ट्रूमेंट बना के इस वेव को, हार्ट की मूवमेंट को देखने के लिए ग्राफ पेपर पे उतारा, ये ज्यादा इंटेलिजेंसिया है क्या? 60,000 साल पहले अगर आपको बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के ये वेव्स दिख रही थी और इनको सर्प, मंडूक और हंस के रूप में बताया, तो वो कितने इंटेलिजेंट थे आप सोचिए, कितने इंटेलिजेंट थे वो। यानी कि आपकी शरीर की भी जो गति है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के हिसाब से देखें तो वो सर्प, फिर से देखो हंस, ये मंडूक और ये सर्प, बन रहा है कि नहीं बन रहा है ईसीजी का वाक्य? तो रावण इंटेलिजेंट नहीं थे, रावण के जो गुरु थे वो आपके भी दादा हैं, महादेव, उन्होंने ये ज्ञान दिया, तो उनको पता था ये चीज। तो हम जहां हमारी जो मॉडर्न साइंस खत्म होती है ना, उससे हजारों साल पहले आयुर्वेद आगे बढ़ चुका था, पर हमने कभी एक्नॉलेज नहीं किया इस चीज को। हमने सर्प पढ़ याद करते रहे, हम मंडूक को समझे ही नहीं, हम हंस को समझे ही नहीं। जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे आप इन ग्राफ्स को उतारो तो ईसीजी की वेव्स बनती है। तो ये रही आपको सामान्य गतियां दोष की। यानी आपको अगर दोष देखना हो तो नाड़ी देखना पड़ेगा। यानी बिना, अब लोग कहते हैं ना कि हमें दोषों के अंशों के अंश की कल्पना समझ में नहीं आती, हम प्रोपोर्शनेटली दोषों के कितने दोष ने आवरण किया है समझ में नहीं आता। वो आपको इसीलिए नहीं आता क्योंकि आपको नाड़ी देखना नहीं आता। अष्टविध परीक्षा में सबसे पहली परीक्षा जो थी वो नाड़ी परीक्षा, लेकिन नाड़ी परीक्षा ही कंप्लीट नहीं है। नाड़ी के बाद मूत्र, मल, शब्द, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृग और आकृति, ये 8 परीक्षाएं भी कराई जाती है। ठीक है ना। तो नाड़ी का पॉइंट देखो, आपने हमेशा आप ध्यान रखना, कुछ सीख के जाओ आज। रावण कहते हैं कि सवेवेन रोग धृति कुरपर भाग भाजा पीड़ियात दक्षिण करांगुलिका त्रैणम अंगुष्ठ मूल अधिपश्चिम भाग मध्यम नाड़ी प्रभंजन गति सततम परीक्षय। कहते हैं कि वैद्य इंटेलिजेंट होना चाहिए, नाड़ी देखने वाला वैद्य इंटेलिजेंट होना चाहिए। गधे नाड़ी नहीं सीख सकते, ध्यान रखना, ये ना रावण ने कहा है। सवेवेन रोग धृति, जिसकी बुद्धि इंटेलिजेंट हो। आज भी देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है मॉडर्न साइंस की वो रेडियोलॉजी, और उसमें सबसे इंटेलिजेंट लोग जाते हैं। इसीलिए यदि आप नाड़ी सीखना चाहते हो तो आपको इंटेलिजेंट तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन इंटेलिजेंसिया तो कुछ आपको भगवान ने भी दिया होता है। तो कहते हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करे वैद्य और कुरपर भाग भाजा, कुरपर संधि का पीड़न करे। किसी वैद्य को देखा आपने कि नाड़ी परीक्षा करने से पहले वो कुरपर का पीड़न करता हो?
क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कुरपर मर्म क्या काम करता है। रावण ने 60,000 साल पहले कहा कि वैद्य को नाड़ी परीक्षा करने से पहले कुरपर संधि का पीड़न करना चाहिए, क्योंकि पूर्व पर वो मर्म स्थान है जो हृदय से रक्त के प्रवाहन में आ रहे किसी भी सामान्य अवरोध को दूर करता है। जी हाँ, इसीलिए कहते हैं कि कुरपर संधि का पीड़न करो। चलो आप लोग जरा अपनी कुरपर संधि का पीड़न करो वैसे ही वर्चुअली, मैं तो आपको नहीं देख पा रहा हूं। क्या कहते हैं? कुरपर संधि का पीड़न करो। फिर कहते हैं आगे, सवेन रोग धृति कुरपर भाग भाजा पीड़यात दक्षिण करांगुलिका त्रयणम, दाहिने हाथ की तीनों उंगलियां। यानी अगर वैद्य नाड़ी देख रही है, स्त्री है, तो भी उसका दाहिना हाथ, और अगर पुरुष वैद्य है तो भी उसका दाहिना हाथ। दक्षिण करांगुलिका त्रयणम, दाहिने हाथ की तीनों उंगलियां कहाँ रखनी है? अंगुष्ठ मूल अधिपश्चिम भाग मध्यम, अंगूठे के मूल के अधिपश्चिम, यानी यहाँ एक अंगुल छोड़ के तर्जनी, मध्यमा और अनामिका रखनी। ये बात रावण ने बताई, और यही बात रावण के अलावा कणाद ने भी बताई कि आपने इस प्रकार से अपनी तीनों उंगलियों को प्लेस करना है। क्यों करना है? तो कहते हैं कि नाड़ी जो होती है ना, वो कहते हैं वात पित्त और कफ को तो बताती है, साथ में धातुओं को भी बताती है, साथ में दोषों के भेदों को भी बताती है, साथ में चक्रों को भी बताती है, साथ में ये आवरण भी बताती है। कहते हैं सुखम दुखम च रोगिणम, कहते हैं कि नाड़ी जो है वो आगे भविष्य में होने वाले कष्ट और आने वाले समय में होने वाली बीमारियों के बारे में बताती है, प्रोग्नोसिस भी बताती है। चलो आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। आप में से किसी व्यक्ति की ये तर्जनी उंगली पर नाड़ी अगर कूद रही हो तो बताओ यहाँ पे चैट बॉक्स में, किसी की नाड़ी, क्योंकि तर्जनी में तो सांप चलता है, स्नेक मूवमेंट होती है, ऐसे चलता है, पर तर्जनी में अगर आपकी नाड़ी ऐसे ऐसे चल रही हो, उसे कहा है जलौका आगति, उसे कहा है जलौका आगति, यानी कि वात की नाड़ी पर पित्त की नाड़ी का इन्फ्लुएंस। उसको कहा है आवरण। वात के गुण है रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर, और पित्त के गुण क्या है? उष्ण। उधर है शीत गुण, इधर है उष्ण गुण, तो उष्ण गुण इन्फ्लुएंस डालेगा तो शीत गुण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि वात के अपने गुण कम हो जाएंगे और पित्त के गुण क्या होंगे? उस पर इन्फ्लुएंस करेंगे। इसी को आवरण कहा गया है। जितने प्रोपोर्शनेट में पित्त वात पर आवरण करेगा, ये प्रोपोर्शन का अनुमान आप वात की नाड़ी पर आ रही उछाल को देख के पता लगा सकते हैं। वात की नाड़ी में सामान्य रूप से वात के काल में उछाल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वात के काल में भी वात की नाड़ी में उछाल आ रहा है तो ये पित्त के अनुबंध को बताता है। फिर चिकित्सा किसकी करेंगे हम? वात की करेंगे या पित्त की करेंगे? बताइए, इन्फ्लुएंसर है एक और एक इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, किसका ट्रीटमेंट करेंगे आप? आपको इन्फ्लुएंसर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जिसने आवरण किया है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, पित्त का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, और ये जलौका गति हजारों साल पहले बताई गई है, ये पित्त का अनुबंध है वात पर, और वहां साफ साफ ये बताया गया है ऐसे में रोगी आम वात या अन्य प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होगा। तो अब आपको समझ में नहीं आया कि बीमारी तो आम वात है और हम चिकित्सा तो वात की करनी चाहिए हमें, लेकिन आप नहीं जानते हैं आप आम वात की चिकित्सा क्या बताइए? स्नेहनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटुनि च विरेचनम स्नेहपानम दद्यात वस्तश्चाम मारुते। ये कहा कि विरेचन देना है व्याधि वात से संबंधित आम वात, दीपन पाचन के बाद वहां विरेचन देना है, पित्त को निकालना है, क्योंकि आवरण किसका है? पित्त का है, और ये नाड़ी से आपको पता चलता है। देखिए नाड़ी विद्या कितनी अद्भुत है। नाड़ी से आप ये पता लगा सकते हैं कि इसके पित्त के उछाल में कितनी वेरिएशंस हैं, जिसको उष्ट्र गति, जिसको तीतर गति, जिसे लवा गति, जिसे काक गति, अनेक नामों से बताया। इसी प्रकार से कफ की विकृतियों को गज गति आदि आदि से समझाया है। मैं ये सब दिखाता हूँ आपको नाड़ी में, मेरे तो ऑफलाइन वर्कशॉप्स भी आते हैं। इतना ही नहीं, दूत नाड़ी, ऑब्जर्वेशन बेस्ड आप नाड़ी का परीक्षण करके आप दूसरे की नाड़ी की एनालिसिस कर सकते हैं। अगर सामने में बैठा हुआ मैसेंजर अगर सही प्रकार से नाड़ी देख रहा है तो वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको बताएगा और उसके आधार पर आप पूरी नाड़ी का एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि लोगों ने इसको इंस्ट्रूमेंटाइजेशन कर दिया।
इंस्ट्रूमेंट्स नाड़ी के कभी काम नहीं करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसमें वैद्य के तीनों उंगलियों का प्रयोग जरूरी है। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंटाइजेशन कर रहे हैं, दीज ऑल आर फेक्स, ये बिल्कुल गलत है, ये इसके प्रिंसिपल के ही अगेंस्ट हैं। मैं किसी भी साइंटिफिक टेम्परामेंट के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बताइए कि योग रोबोट करेगा, प्राणायाम रोबोट करेगा और आप कनेक्ट कर लेंगे तो क्या लाभ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। ये हो ही नहीं सकता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट योग करे और आपको योग का लाभ मिले। ये हो ही नहीं सकता है कोई नाड़ी का यंत्र आपने यहाँ उंगली पे लगा दी और वो आपके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को देखेगा, क्योंकि नाड़ी वह विषय ही नहीं है। नाड़ी तो एक ऑब्जर्वेशन और दोषों के अंशों को देखने का तरीका है। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं वैद्य को कहता हूं, मेहनत करना पड़ेगा आपको, नाड़ी सीखने के लिए समय देना पड़ेगा आपको। लेकिन नाड़ी वो विद्या है जो आपको यश दे सकती है, जो आपको कीर्ति दे सकती है, जो आपकी डायग्नोसिस को प्रिसाइज बना सकती है। अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कफ की नाड़ी में सामान्य रूप से हंस गति मिलती है। हंस का अर्थ जो गुरु है, मंद है, स्थिर है, सुलक्षण है, पिक्षिल है। लेकिन कफ की नाड़ी में भी अगर पित्त के समान उछाल मिले तो इसे कपोत गति कहा गया है। लिख लो अपनी नोटबुक में। यानी कि कफ के अंदर पित्त का अनुबंध पता है, ऐसे में बताया गया है कि वो रोगी श्वास का रोगी होगा। अब बीमारी तो सांस की है, हो रहा है पित्त का अनुबंध, नाड़ी में दिख रही है अनामिका उंगली पर उछाल, इसीलिए उस रोग में चिकित्सा भी पित्त की जाती है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा तमके तू विरेचनम, तमक श्वास में विरेचन क्यों देना है, ये नाड़ी से आपको समझ में आता है। नहीं तो आपको तो लगता होगा श्वास का रोगी है, ये तो कफ से संबंधित बीमारी है, यहाँ विरेचन क्यों, यहाँ तो वमन देना चाहिए। लेकिन जब आप नाड़ी देखते हैं तो पित्त, कफ की नाड़ी में पित्त का अनुबंध दिखता है। इसीलिए मेरे वैद्यों, नाड़ी सीख लो, नाड़ी सीख लो। आपकी बहुत सारे वैद्य ऐसे हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, ये मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इसमें इसको कहते हैं ना, हाथ धोके नहीं, नहा धोके पीछे पड़ जाओ इस विद्या के। और आज की तारीख में नहीं तो बाहर दूसरे लोग ना जो नॉन आयुर्वेदिक हैं वो नाड़ी सीख रहे हैं, आपको बता दूं मैं। और आपसे सवाल करेंगे जब आप तर्जनी की जगह अनामिका अंगूठे के मूल पे लगाओगे, क्योंकि कई वैद्यों को ये मालूम ही नहीं है कि तर्जनी का प्लेसमेंट कहाँ होता है। जी हाँ, पूर्व पर संधि क्या होती है, पूर्व पर मर्म क्या होता है, क्योंकि ये किताबों में या कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता है। इसीलिए आप इन विद्याओं को सीखिए, इनको पढ़िए, मर्म को जरूर सीखिए, नाड़ी को जरूर सीखिए। मैं और एक एग्जांपल देता हूं। हमारे जो दिन की साइकिल है और शाम की साइकिल है और रात की साइकिल है, इसको भी 200 के हिसाब से क्लॉक में डिवाइड किया गया है। नाड़ी के हिसाब से ये पूरी तरह से डिवाइडेड है। सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक कफ का काल होता है, और कफ के भी काल को 5 हिस्सों में डिवाइडेड किया गया है, क्लेदक, अवलंबक, श्लेषक, बोधक और तर्पक। पित्त के भी 5 भेद हैं, इनको भी 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक पित्त का काल माना गया है, और इसे पाचक, रंजक, भ्राजक, आलोचक और साधक में डिवाइड किया गया है। ऐसे ही वात के काल को भी 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। और फिर ऐसे ही अभी 6 से लेकर रात के 10 बजे तक कफ का काल है, इसे फिर पुनः क्लेदक, अवलंबक, श्लेषक, बोधक, तर्पक। फिर 10 से 2 बजे रात तक फिर से पित्त का काल शुरू हो जाएगा, पाचक, रंजक, भ्राजक, आलोचक, साधक, और पुनः सुबह 6 बजे तक वात का काल होगा। तो आप अगर नाड़ी सीखते हो, नाड़ी जानते हो, तो ये सभी चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे आती है। उंगलियों पर आप ऑर्गन्स को देख सकते हो, हमारी तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, इन सभी पर ऑर्गन्स का प्रेजेंटेशन आता है। नाड़ी देख करके आप इन दोषों के भेदों के बारे में जान सकते हो कि किस वात में कौन सा वात बिगड़ा है, प्राण की विकृति है कि उदान की विकृति है कि समान की विकृति है कि व्यान की विकृति है कि अपान की विकृति है। जी हाँ, ये नाड़ी देखकर आप पता लगा सकते हो। अभी परसों एक लेडी आई थी मेरी ओपीडी में, और मैंने उसके नाड़ी देखी और मुझे साफ साफ उसमें दिख रहा था कि इसके प्राण और उदान की विकृति है। मैंने सीधे पूछा कि आपके हार्ट में स्टंट डला हुआ है? उसने बोला सर यार रोज ऐसे होते हैं, रोज हम जब भी नाड़ी देखते हैं तो हम, हमारे सामने जो रोगी होता है, हम उसे मानते हैं कि वो मेरा एग्जामिनर है, और मैं नाड़ी देख रहा हूँ तो मैं एग्जाम दे रहा हूँ, और 70 to 80% हम सही स्कोर करते हैं। ऐसे ही गर्भिणी में नाड़ी कैसे देखते हैं,
गर्भ की आगे आने वाली प्रोग्नोसिस, उसकी डिलीवरी, उसकी आने वाली प्रकृति, इन सब का असेसमेंट आप नाड़ी से ले सकते हो। नाड़ी में आप धातुओं को देख सकते हो, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो इस प्रकार से नाड़ी परीक्षा एक वृहत परीक्षा के रूप में है। मैं इसको तो पूरा 1 महीना सिखाता हूँ। जी हाँ, पर ये ध्यान रखना, इसको सीखने से पहले फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। आपको दोषों के गुणों का पता होना चाहिए, आपको धातुओं के बारे में पता होना चाहिए, आपको स्रोतस के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये सभी चीजें आपको पता है, तो आप नाड़ी जितनी जल्दी सीखोगे, उतनी ही प्रिसाइजली आप इसको जान पाओगे। अब आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। इसके पर्याय देखो आप, नाड़ी के बारे में कहा गया है, स्नायु वसा हिंसा, धमनी धामनी धरा और तंतु की जीविताज्ञा। यानी कि नाड़ी को धमनी कहा गया है, धामनी कहा गया है, धरा कहा गया, और सबसे जो अच्छा नाम है इसका वो है तंतु की। यानी अगर आपका शरीर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो नाड़ी उसकी स्ट्रिंग है, यानी नाड़ी उसकी तार है, जिससे आप अलग अलग सुरों को जान सकते हो। इससे ज्यादा क्या एग्जाम्पल चाहिए आपको नाड़ी की महत्व को समझने के लिए। तो मैं उम्मीद है कुछ आपके सवाल हो तो आप पूछो, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। कोई वैद्य स्नेहल जी, कोई इनके सवाल है तो ये मुझसे पूछें, मैं उनको बताऊंगा नाड़ी से रिलेटेड। जी, क्योंकि मैं 1 घंटे से जी ज्यादा सर, बिल्कुल। जी सवाल है। एक सवाल ये है कि नाड़ी परीक्षा सीखने के लिए मतलब रेफरेंस के लिए कोई बुक है तो बुक का नाम बताइए। नाड़ी परीक्षा के लिए पंडित इंद्रदेव त्रिपाठी की लिखी हुई किताब जो चौखंबा से प्रकाशित होती है, रावण की नाड़ी तंत्र, आप वो पुस्तक आपको मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो हमने अपने आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर फ्री में रखा हुआ है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे नंबर पे आप मुझसे मांग लेना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। कणाद की भी पुस्तक जो है वो पंडित इंद्रदेव त्रिपाठी ने उसका संकलन किया हुआ है, उस किताब की भी पीडीएफ है। ये बहुत पुरानी किताब है, रेयरेस्ट है, लोगों ने इसको वैल्यू नहीं दी ना, क्योंकि रावण के नाम पे तो आपको लगता ही है कि सीता माता का हरण किया था उन्होंने, तो उनका क्या नॉलेज लेना हमें। कहते हैं ना, जिसकी ब्रांडिंग गलत हो जाए, वो आदमी कितना भी विद्वान हो, उसकी वैल्यू नहीं देते हम। जबकि नाड़ी का सबसे पहला रेफरेंस रावण की किताब में, आपको शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि रावण और मंदोदरी ने आपस में मिलकर के दवाई बनाने का पूरा वर्णन किया हुआ है। किसी को मालूम है तो चैट बॉक्स में लिखो उस किताब का नाम, उसका नाम है अर्क प्रकाश, कभी पढ़ लेना, मेरे पास उसका भी पीडीएफ है। इसी प्रकार से योग रत्नाकर और सारंगधर, ये तो बहुत बाद के ग्रंथ हैं जिनमें नाड़ी, लेकिन जो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है वो मिलता है आपको रावण और कणाद से। और यदि आपको वर्तमान समय के किसी वैद्य के बारे में जानना हो, तो वैद्य महाराष्ट्र के वैद्य वसंत दत्तात्रेय लाड, उनकी सीक्रेट ऑफ पल्स डायग्नोसिस पढ़ना, क्योंकि मेरे वो इनडायरेक्टली वो गुरु हैं, और मैंने जो नाड़ी परीक्षा आपको सिखाता हूँ वो उन्हीं का इन्फ्लुएंस रहता है। तो आप इन पुस्तकों को सोर्स से आप पढ़ सकते हो, लेकिन केवल पढ़ने से नहीं होगा, आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा गुरु के सानिध्य में, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें जो ऑब्जर्वेशन से आप नहीं समझ पाओगे, उसे क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी होगा। जी, कोई और सवाल हो तो पूछिए। जी सर, एक क्वेश्चन ये है कि आप अगर सीखना है तो कैसे सीख सकते हैं? मेरा नंबर है, आप नोट कर लें, 97, आपको नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, 9760846878। मैं दोबारा लिखा देता हूँ, 9760846878। प्लीज मुझे फोन मत करना, मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि फोन में पिक नहीं कर पाता हूँ। दूसरा नंबर भी लिखना चाहो तो लिख लो, 9411137993। इन पे आप मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा, ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। दोबारा बता देता हूँ, 9760846878, ये मेरा नंबर है, आपने नोट कर लिया होगा सर। जी, कोई और सवाल है तो पूछिए। एक क्वेश्चन ये है कि उंगलियों में जो पंचमहाभूत का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा। हाँ, देखिए ये उंगलियां है ना, ऐसा याद करो, देखो ये उंगलियां हैं, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इसका कॉन्सेप्ट है, याद करना बड़ा आसान है। ऐसा ठेंगा दिखाओ, ठेंगा किसको दिखाते हैं, चिढ़ाना होता है, तो ये अग्नि है। ये छोटी वाली उंगली क्या कहते हैं, जाना है 5 मिनट,
तो ये जल है। ये तर्जनी क्या है? तर्जनी दिखा रहे हैं ना, तर्जनी ये वायु है। और जो हमारी जो हमारी आप समझ लीजिए मध्यमा है, ये हमारी ये हमारा आकाश महाभूत है, और जहां अंगूठी पहनते हैं ये वाली उंगली पृथ्वी महाभूत को प्रेजेंट करती है। तो फिर से देखो, ये अग्नि, ये जल, ये तर्जनी वायु, ये मध्यमा आकाश, और ये अनामिका पृथ्वी। याद हो गया? इससे आराम से क्या याद करोगे? इसको याद करो अग्नि, इसको याद करो जल, जहां अंगूठी पहनी वो पृथ्वी, उसके बाजू वाली उंगली आकाश, और तर्जनी वायु। आ गया ना? चलो जी सर। सर एक क्वेश्चन है कि नाड़ी के लिए कोई मंत्र सिद्धि जरूरी होती है जो कोई गुरु से प्राप्त होती है, ऐसा कुछ है? नाड़ी सीखने के लिए आपको, नाड़ी को सीखने के लिए इसके जो दादा गुरु हैं, आपके भी दादा गुरु हैं, वो भगवान शिव महादेव, बस उन पे आपकी आस्था होनी चाहिए, और कोई मंत्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न च पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम मर्तिनाशनम। नाड़ी विद्या आप क्यों सीख रहे हैं? आपका मोटो क्या है? तो अगर आप सोच रहे हैं कि सर जी नाड़ी सीख के मैं पैसा कमा लूंगा, देखो नाड़ी सीख करके मैं कुछ और बहुत बड़े महल बना लूंगा, तो ये आप गलत हो। कहते न तो हम कामये राज्यम, आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरे पास जो कष्ट से पीड़ित रोगी आ रहा है, मैं उसके रोग का निदान करूं। इस उद्देश्य से अगर आप नाड़ी सीखते हो तो आप बहुत आगे जाओगे। और ये तो बाई प्रोडक्ट है, जो अर्थ आता है, जो आपका यश है, कीर्ति है, तो आपके पीछे पीछे अपने आप आती है। पर आपका उद्देश्य न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न च पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम मर्तिनाशनम, ये होना चाहिए। जी वैद्य स्नेहल जी बताइए। सर एक क्वेश्चन और है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का जो रोल है वो वात पित्त कफ के साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है आपने। देखो बहुत सिंपल है। एड़ा, एड़ा जो होती है वो चंद्र नाड़ी होती है, ऐसा याद करो। एड़ा बोले तो टेढ़ा, तो एड़ा जो है वो चंद्र नाड़ी है। अब मैं आगे नहीं बोलूंगा, यहाँ पे बहुत सारी जो है हमारी स्त्री हैं वो टेढ़ी नहीं होती हैं, पर याद करने के लिए है। पिंगला बोले तो सूर्य, सूर्य बोले तो पुरुष। तो सूर्य कौन सा दोष प्रदान होगा? सूर्य तत्व प्रदान होगा, तो डेफिनेटली वो पित्त को प्रेजेंट करेगा। चंद्रमा जो है वो कफ को प्रेजेंट करेगी। और जो बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो मेरुदंड अधिपति से लेके गुदा तक जाती है ना, वो बंक नाल है, वो फनल है एक प्रकार से समझ लो ऊर्जा का, जहां पर तीनों ही दोषों की उपस्थिति मिलती है। तो ये इस प्रकार से आप दोषों से एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को आप समझ सकते हो। फिर से रिपीट करता हूं, एड़ा जल तत्व प्रधान, चंद्र तत्व प्रधान, पिंगला सूर्य तत्व प्रधान, और सुषुम्ना में तीनों दोषों का सम्मेलन होता है, क्योंकि ये एक फनल है, इसे बंक नाल कहा गया है। जी वैसे हमारे शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां होती हैं, और इनमें 72,000 नाड़ियों में कुछ न कुछ बहता रहता है। इनमें से 700 नाड़ियों को कहा गया है कि इनमें जो है आप देख सकते हो नाड़ी को, लेकिन 24 नाड़ियां ऐसी है जिनमें स्पंदन बहुत क्लियर दृष्टिगोचर होता है, लेकिन उसमें से भी एक ही नाड़ी जो अंगुष्ठ के मूल के अधिपश्चिम भाग के मध्य में जाती है, वही परीक्षण के योग्य है, क्योंकि उसका स्पंदन आप आसानी से देख सकते हो। जी सर एक क्वेश्चन ये है कि नाड़ी से फ्यूचर में होने वाली बीमारियों का कैसे पता चल सकता है? बिल्कुल सही है, क्योंकि कहा गया है कि ये सुखम दुखम च रोगिणाम, आने वाले सुख दुख को भी बताता है। तो एक चित्रा नाड़ी के बारे में, नाड़ी का जो कोरिलेशन है वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। नाड़ी का अरिष्ट लक्षणों को देख करके भी आप, नाड़ी में आ रहे अरिष्ट लक्षणों को देख करके आप प्रेडिक्शंस कर सकते हो कि अभी तो ये व्यक्ति स्वस्थ है, लेकिन आने वाले समय में इसके साथ में कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई दुर्घटना हो जाएगी। इसको कहते हैं नाड़ी का एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। तो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट बहुत बड़ा है, उसके लिए ग्रह नक्षत्र आदि इन सबको देखना होता है। तो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी सर एक क्वेश्चन ये आया है, थोड़ा डिटेल में है, प्राण और उदान, प्राण एंड उदान आर दुष्ट इन कास also, so how can we differentiate if it is because of stunt or because of cas? Yes, you have to observe the पित्त नाड़ी in that cases। हम केवल वहां पर वात की ही नाड़ी नहीं देखते, क्योंकि रक्त धातु का के प्रवाह का पूरा प्रेजेंटेशन पित्त की नाड़ी पर आता है।
तो वात की नाड़ी में विकृति तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन साथ में पित्त की नाड़ी में भी आपको अवरोधात्मक संप्राप्ति मिलती है। जो मंडूक है वो नाड़ी इस प्रकार से आती है। जब ऑब्स्ट्रक्टेड नाड़ी होती है तो उसका पॉइंटेड पीक नहीं रहता है, जो आपकी मध्यमा उंगली पर नहीं लगता। तो इनको भी देखना पड़ता है हमें, केवल वात से ही पता नहीं चलता, रक्त के प्रवाह में आ रहे अवरोध को भी देख करके आप पता लगाते हैं। यानी ये पूरी तरह से नाड़ी जो है ना, तीनों उंगलियों को लगा की जाने वाली परीक्षा है। तो केवल आप वात की उंगली को देख करके, प्राण उदान की विकृति देख करके आप नहीं बता सकते ऐसा। उसके लिए आपको दूसरी उंगली पर भी नाड़ी में रक्त के प्रवाह को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं सिखाता हूं तो ये सभी पॉइंट्स आपको क्लैरिफाई करके सिखाता हूं। जी, मैं इसका वीडियो अगर आप चाहें तो मैं आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ जहाँ पे मैंने ये देखा है। जी सर, एक क्वेश्चन ये आया है कि फीमेल पेशेंट में अलग हाथ में नाड़ी देखी जाती है और मेल पेशेंट में अलग देखी जाती है, ऐसा कुछ है क्या? स्त्रीणाम भिषग्वाम हस्ते वामे पादे च यत्नद शास्त्रीणम संप्रदायनम। कहते हैं कि स्त्रियों के बाएं हाथ की नाड़ी देखो, पुरुषों के दाहिने हाथ की नाड़ी देखो। लेकिन ये भी कहा गया है कि कोई स्त्री बाएं हाथ की नाड़ी नहीं दिखाना चाहे, फ्रैक्चर हो गया हो, तो आप दाहिने की देखो। अगर कोई पुरुष के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो, नहीं दिखाना चाहता है, दाहिने हाथ में कोई संक्रामक इन्फेक्शन है, नहीं, आपको दद्रू हो गया है, उसको उसको आपको एक्जिमा है, तो आप बाएं हाथ की नाड़ी देखो। Preferably, you have to observe in male the right side hand play pulse, and in female you have to observe the left-sided pulse, because you know that in female the Ada nadi is predominant, which is located in the left side, and in male the Pingala nadi is predominant, which is located in the right side. And you know that, आप जानते हैं कि वैसे भी पुरुषों को सूर्य तत्व प्रधान और महिलाओं को, स्त्रियों को चंद्र तत्व प्रधान माना गया है। और ये भी आप जानते होंगे कि स्त्रियों को वामांगी कहा जाता है। जो हृदय के करीब हो उसे हम चंद्रमा कहते हैं, और जो हृदय से दूर हो उसे सूर्य कहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पूजा में, यज्ञ में स्त्रियों को पुरुषों के बाईं तरफ बैठाया जाता है। और यही नहीं, जब अर्धनारीश्वर का आप चित्र देखेंगे शिव और पार्वती का, तो शिव जी के बाईं तरफ पार्वती जी। इसके अलावा एक कूर्म नाम की नाड़ी होती है, जिसका मुख जो है वो ऊर्ध्वमुख होता है स्त्रियों में बाईं तरफ, और पुरुषों में ये अधोमुख होता है दाईं तरफ। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको प्रेफरेबली आपको फीमेल्स में लेफ्ट साइड की नाड़ी और पुरुषों में राइट साइड की नाड़ी देखनी चाहिए। जी सर, एक क्वेश्चन ये आया है कि जिनके हाथ ही नहीं हो उनकी नाड़ी कहाँ देख सकते, कैसे देख सकते? क्या लिखा है? स्त्रीणाम भिषग्वाम हस्ते वामे पादे च यत्नतः। लिखा है ऐसी स्त्री जिसके बाएं हाथ दाएं हाथ ना हो, वामे पादे च यत्नतः, उसकी बाएं पैर की नाड़ी देखो। अरे किताब पढ़ो मेरे दोस्त, शास्त्र पढ़ो, सब जवाब मिल जाएगा। दिक्कत ये है कि आयुर्वेद के छात्र, आयुर्वेद के वैद्य आयुर्वेद पढ़ते ही नहीं हैं। हम आपको लिख के ये सारे रेफरेंसेज है। मैं कौन सा संस्कृत का प्रकांड विद्वान हूँ? मैं जो भी रेफरेंसेस बोल रहा हूँ आपको संस्कृत के सूत्रों में बोल रहा हूँ। मैं नॉट द एक्सपर्ट ऑफ संस्कृत, पर ये आप अपनी वैदिक शास्त्र को पढ़ते हो ना, तो ये सूत्र, ये सोर्स ऑफ नॉलेज अगर आपको पता है तो मेरी तरह ही आप कॉन्फिडेंट रहोगे, नहीं तो आप ऐसे ही हिले रहोगे आप हमेशा। हाँ, तो इसीलिए नाड़ी सीखो। सर, एक क्वेश्चन है कि हम नाड़ी परीक्षण से किसी व्यक्ति की प्रकृति कैसे डिसाइड नाड़ी कर सकते परीक्षण हैं? से आप दर्शन परीक्षा, मैंने पहले ही बताया, दर्शन और स्पर्श परीक्षा का नाड़ी परीक्षा में समावेश हो जाता है। जब भी कोई व्यक्ति आपके पास एंटर करता है, हम वैद्य स्नेहल जी की प्रकृति यहाँ से बता सकते हैं ऑब्जर्वेशन करके। और हमने मैच कर लिया इनका, एक पहले हमने इनके बारे में हमने एक ओपिनियन बनाया, देख के इनके बात करने के तरीके से, इनके आने से, और फिर हमने नाड़ी देखी, तो हम मैच करते हैं। हम अपने ऑब्जर्वेशन को नाड़ी में इनकॉर्पोरेट करते हैं। दर्शन परीक्षा से हमने एक्सेस किया, और हमने, चूंकि नाड़ी जब हम देख रहे हैं तो स्पर्श भी कर रहे हैं, तो हमें प्रकृति का, हमको स्पर्श से ज्ञान हो जाता है, रुक्षता है उनकी स्किन में या स्निग्धता है, कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है, एवरीथिंग। तो नाड़ी परीक्षा से जो प्रकृति आप ऑब्जर्वेशन से एक्सेस करते हो, नाड़ी से उसको कंफर्मेशन करते हो, बस ये होता है। सर, एक क्वेश्चन आया है कि जब नाड़ी देखते हैं हम
तो प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, वायु का डिफरेंशिएशन कैसे समझ में आएगा? ये देखो तर्जनी उंगली है, ये मध्यमा या नामिका है, तो डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। अब आपको डिस्टल भी समझाना पड़ेगा। डिस्टल बोलते हैं दिल से दूर। देखो यहाँ आपने उंगली लगाई ना, तो ये दिल के करीब है और ये दिल से दूर है। तो दिल से दूर से दिल के करीब आते हैं, दिल से दूर से दिल के करीब आते हैं। तो दिल से दूर मिलता है प्राण, फिर उसके बाजू में मिलता है उदान, फिर सेंटर पे मिलता है व्यान, फिर इधर मिलता है समान, और फिर इधर मिलता है अपान। ऐसे ही पित्त का भी है, ऐसे ही कफ का भी। जी सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाड़ी परीक्षण सीखना कब से स्टार्ट करना चाहिए? नाड़ी परीक्षण जब से आपको आयुर्वेद के प्रति जब आपके अंदर रुचि आ जाए, जब आपको लगे कि भाई आयुर्वेद से मैं अपने आप को स्थापित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आयुर्वेद के रोग निदान की तकनीक सीख करके मैं अपने रोगी का प्रेसाइज डायग्नोसिस करना चाहता हूँ। देखिए आयुर्वेद वो विद्या है जिसमें हम रोगियों के लक्षण को जान के चिकित्सा दे ही नहीं सकते, इसीलिए किसी हर एक व्यक्ति के लिए जो है दवा अलग है, क्योंकि वहाँ हम प्रकृति देखते हैं, वहाँ नाड़ी देखते हैं, वहाँ दोषों के अंश की कल्पना देखते हैं। मैं आपको एक दावे से कह सकता हूँ कि आज के अधिकांश वैद्य नाड़ी देखते ही नहीं, वो केवल एक्सेस करते हैं, वो संप्राप्ति बनाते हैं और विघटन करते हैं। यदि आप नाड़ी देखना जानेंगे तो आपकी चिकित्सा में बहुत आपका पर्चा छोटा हो जाएगा, प्रिसाइज ट्रीटमेंट देंगे और आपकी ट्रीटमेंट एकदम सही होगी और आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी डेफिनेटली। जी फर्स्ट ईयर बहुत ही इंटरेस्टिंग मांग रहा है यहाँ पे कोई, मैंने पढ़ा अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए टिप्स क्या है। तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए टिप्स ये है कि जो फिजियोलॉजी में जो शरीर क्रिया विज्ञान में आप नाड़ी पढ़ते हो ना, वो नाड़ी आपकी काम नहीं आती है चिकित्सा में। हाँ, अगर आपको नाड़ी में रुचि रखनी है तो आप नाड़ी विद्या को सीखो अच्छी तरह से। वो शरीर क्रिया विज्ञान में जो नाड़ी पढ़ाई जा रही है ना, वो नाड़ी नहीं है जिसको आप देख के कोई भी आपका लाभ होने वाला। जी सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि जो नाड़ी का वर्णन जन्माक्षर या कुंडली जिसे कहते हैं उसमें होता है, और ये नाड़ी का कुछ कोरिलेशन है? क्या कहा इन्होंने? जो कुंडली होती है, जन्माक्षर होता है। कुंडली से नहीं, मैं वो उसमें नहीं जाता हूँ। मैं वैसे बनारस में कहीं कहीं पर लड़की देखने के लिए जाते थे, लड़के वाले लड़की के यहाँ, तो वहां पे धागा बांधते थे, दूसरे कमरे में वैद्य जी बैठते थे, वो नाड़ी में सर्प मंडूक और हंस गति देखते थे। देखिए पुरानी ये सब चीजें थी, नाड़ी से हम ये सब चीजों को एक्सेस नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। होता है, मैं मानता हूँ आपको, पर ये हमारी इससे कोई लेना देना नहीं। हम चिकित्सक हैं, हमें ना एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट पे जाना है, ना हमें अरिष्ट नाड़ी बता के कि यमराज का काम करना है कि तुम 10 दिन में मर जाओगे, तुम्हारे साथ 6 साल में घटना घटने वाली है। ये सब प्रेडिक्शन करने वाले आपने ज्योतिषी का काम नहीं करना है। नाड़ी उसमें रोल अदा करती है, पर आपको नाड़ी के वही पार्ट समझने हैं जो निदान और चिकित्सा में आपके काम आए। जी सर एक क्वेश्चन ये आया है कि जो नाड़ी परीक्षा करने से पहले कर्पूर संधि को प्रेस करना है तो वो कितनी बार प्रेस करना है? 15 से 18 बार। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, आपको लग रहा है कि इसको कार्डिक ब्लॉकेज हो सकता है या हाइपरटेंसिव है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो 15 से 18 बार, और स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 8 बार, 5 to 8 टाइम। जनरली आपने जिसकी भी नाड़ी देखनी है, यदि कोई वैद्य बिना कुरपर संधि के स्टिमुलेशन के नाड़ी देख रहा है तो वो नाड़ी देख ही नहीं रहा है, वो नाड़ी देखने का ढोंग कर रहा है। आप सीधा मैं बता रहा हूँ। इसीलिए आप हमेशा पहले कुरपर संधि को समझिए, क्योंकि आज से हजारों साल पहले कहा गया है। तो आप बताइए, तो जो आप इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगाएंगे वो क्या कुरपर संधि का स्टिमुलेशन करेगी? आपने एक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, यहाँ पे सेंसर लगा दिया, वो बकवास है। दैट इज अ फेक इंस्ट्रूमेंट। डोंट परचेज दैट इंस्ट्रूमेंट माय डियर स्टूडेंट्स। यस, बी अब वैद्य का हमेशा इंपॉर्टेंस रहेगा, वैद्य हमेशा सुपर रहेगा, नहीं तो वो इंस्ट्रूमेंट तो कोई भी खरीद के लाके लगा ले। आपको अपनी उंगलियों से की जाने वाली स्पर्श के आधार पर जो आपकी ब्रेन एनालिसिस करती है वो नाड़ी परीक्षा है, और इसका सब्स्टिट्यूट कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नहीं कर सकता है। यस, ध्यान रखिएगा, आपका महत्व हमेशा रहेगा। इसीलिए बी प्राउड एज अ नाड़ी वैद्य, इसीलिए सीखो इस ज्ञान को। जी थैंक यू। अब मेरा समय हो गया है, माफी चाहता हूँ मैं। जी बिल्कुल सर, 9 बज गए। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
बाकी फिर सर का नंबर हमने दिया हुआ है। सर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द डिफॉर्मिटीज ऑफ ऑर्गन बाय नाड़ी। Yes, I'm just giving you the example. This knowledge came from the Chinese pulse system. ये चाइना वाइना कुछ नहीं था, ये चाइना यहीं से नॉलेज लेके गए मर्म का, और वहाँ एक्यूप्रेशर बन गया। और बड़ा अच्छा लगता है आपको एक्यूप्रेशर समझने में। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में जो ऑर्गन लेवल और पल्स है, ये हमारी ही नॉलेज थी। आपको जाके पढ़ना हो, देखना हो तो डिस्कवरी चैनल पे जाके देखो। यहाँ पर हमारी हाथों के हिसाब से इसको अंगों को डिसाइड किया गया है, और इसको क्रॉस हैंड एग्जामिनेशन से देखते हैं। यानी आपका जो लेफ्ट हैंड है वो रोगी के राइट हैंड पे आता है, और आपका राइट रोगी के लेफ्ट पे आता है। और जो लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स हैं वो आपके इंडेक्स मिडिल रिंग पे दिखते हैं, और जो राइट साइड के ऑर्गन्स हैं वो इंडेक्स मिडिल रिंग पे दिखते हैं। ज्यादा सीखना हो तो मेरा नंबर है, मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा सर। यहाँ हजारों वैद्यों को सिखा चुका हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी श्रोताओं की तरफ से, निरोग स्ट्रीट की तरफ से और आगस्ट फाउंडेशन की बहुत तरफ से। धन्यवाद निरोग स्ट्रीट की टीम का, अगस्त फाउंडेशन का, और आपका भी, आपने बहुत अच्छी तरह संचालित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम, नमस्ते, थैंक यू। सर आप लीव कर सकते हैं।